अच्छा जी, रूस की मुख्तसर तारीख ये हमने पढ़ना है आज। नेक्स्ट चलें। कि मैंने कहा था कि कैपिटल जो है उसका मॉस्को है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 143.8 मिलियन यानी कि तकरीबन 15 करोड़ है। ठीक है। करेंसी रशियन रूबल है और कॉन्टिनेंट इसका यूरोप एशिया, दो कॉन्टिनेंट्स पर मुश्तमिल है। गवर्नमेंट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, फेडरल रिपब्लिक और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ पे प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वैसे ये डिक्टेटरशिप है इसमें। ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी जो है वो रशियन है और प्राइम मिनिस्टर इसका मिखाइल मिशोस्टिन है। ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो कि अगर आप थोड़ी बहुत तैयार करके जाएं रूस के बारे में तो आपका हो सकता है कि टेस्ट पास हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था कि ये नक्शा है, आप देख लें, दुनिया का सबसे बड़ी जमीन इसने जो है वो कवर की हुई है, घेरी हुई है। तकरीबन यहाँ पे जाके यूरल माउंटेन्स आती हैं और ये जो है यूरोप है और ये जो पार्ट एशिया का है ये भी यहाँ पे भी एशिया है, ये सेंट्रल एशिया है, ये साउथ एशिया है, ये ईस्ट एशिया है और ये नॉर्थ एशिया में आता है। ठीक है। तो जो रशिया है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, नॉर्थ एशिया में और उसके बाद ईस्ट यूरोप में, जो कि ये सारा यूरोप है, यूरोप के ईस्ट में है। ठीक है। और इसका जो दारुल हुकूमत है मॉस्को वो इस पार्ट में है, ज्यादा आबादी भी इस पार्ट में है, उस पार्ट में नहीं है। इस इलाके को ज्यादातर साइबेरियन पार्ट कहते हैं और वो साइबेरिया क्या है उस पर आगे बात होती है जी। तो ये नक्शा जूम करके दिखाया गया है, मैंने जिस तरह बताया था कि यूरल माउंटेन्स यहाँ पे हैं, इससे इधर जो है ये यूरोप है और उधर नॉर्थ एशिया है और मॉस्को जो दारुल हुकूमत है रशिया का वो यहाँ पे है। ठीक है, यूरोप के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा एक और अहम सिटी जिसको हम सेंट पीटर्सबर्ग कहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रशियन रेवोल्यूशन में मेन मकाम था, वो भी यहीं आपको नजर आएगा कहीं। आगे चलें। रशिया, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एन एम्पायर। पहले हमेशा एम्पायर्स रही हैं किसी खानदान के पास, तो उसी खानदान से रिलेटेड आगे पूरी डायनेस्टी चलती रही है। तो रशिया में भी एम्पायर ही रही है, डायनेस्टी रही है। आगे चलें। अच्छा, इसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले ये चीज देखनी होती है कि यहाँ पे जो एम्पायर थी या डायनेस्टी थी वो किन लोगों पर मुश्तमिल थी। तो मैंने कहा था कि स्लैव पीपल थे, उनकी जो एथनिसिटी है उनको स्लैविक कहते हैं या उन लोगों को स्लैविक्स कहा जाता है या उस नेशन को स्लैविक नेशन कहा जाता है और इनका बाकायदा एक कंट्री जो है वो स्लैवोकिया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाइकिंग्स है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहां से आए हुए जो लोग हैं उनको वाइकिंग्स कहा जाता है और उन्होंने कुछ अर्सा हुक्मरानी भी की। अच्छा, इसके बाद यूरोपियन कल्चर है, यूरोपियन से मुराद सेंट्रल हो गया। ठीक है। ईस्टर्न, नॉर्थर्न, वेस्टर्न यूरोप सारा, सेंट्रल एशिया हो गया, यूरोपियन सारे, इन तमाम के जो कल्चर्स हैं वो सारे रशिया के अंदर समाये हुए हैं। इसके बाद मैंने कहा था कि बेजेंटाइन से भी जो, अच्छा दूसरी चीज जो देखनी होती है कि यहाँ पे जो मजहब है यहाँ पे कौन सा है, या एथियस्ट रहते हैं या कोई मजहब है, तो हम देखेंगे कि बेजेंटाइन जो है, बेजेंटाइनी जो मिशनरीज हैं, बेजेंटाइन मैंने कहा था कि कुस्तुनतुनिया को कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको इस्तांबुल भी कहा जाता है, तो उसको बेजेंटाइन कहते हैं। वहां पे ज्यादा जो है वो क्रिश्चियंस रहते रहे हैं। आपने इर्तुगरुल गाजी में भी देखा होगा, बाज़ंतीनी एम्पायर के साथ उनके बड़ी टकराव रहा है। तो उनके जो मुबल्लिग थे, तबलीग करने वाले, ब्रॉट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, एक टाइप ऑफ क्रिश्चियनिटी है जो लेके आए कहाँ पे, रशिया में। ऑर्थोडॉक्स क्या है वर्ड, ऑर्थोडॉक्सोस से निकला है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब करेक्ट ओपिनियन वाले लोग। तो मुख्तलिफ जो है वो डिनोमिनेशन है क्रिश्चियनिटी की, मुख्तलिफ फिरके हैं, उनमें से जो ऑर्थोडॉक्स है वो सबसे ज्यादा है और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी उनमें से एक फिरका है। तो ये सबसे ज्यादा आबाद हुआ रशिया में आके। ठीक है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ एशियन रशिया, रशिया में जो एशियन पार्ट है उसमें ज्यादा इस्लाम फैला। क्यों? क्योंकि अरब से रिलेटेड है, यहाँ पे अरब पेनिनसुला है और यहाँ से जाके ये सारा सेंट्रल पार्ट आ जाता है और जमीन जुड़ी हुई थी, तो इस पार्ट में सबसे ज्यादा इस्लाम फैला। ठीक है। और फिर इस तरफ फैला, चूंकि इस तरफ मजीद जो है वो मंगोल्स वगैरह थे तो उनसे लड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहा हमेशा। ठीक है। तो बहरहाल ये सिलसिला है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था वो एंशिएंट यूरोप है, कदीम यूरोप से ये लोग आए थे जी। नेक्स्ट, ये मैंने कल बताया था कि स्लैव कौन है, मेंबर्स हैं या ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो कि स्लैविक लैंग्वेज बोलते हैं
और स्लैविक एथनिसिटी से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। इट मींस नाइटिंगेल, बुलबुल को कहते हैं नाइटिंगेल, ठीक है, बुलबुल से रिलेटेड। वाइकिंग जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या स्कैंडिनेविया के जो सी फेरिंग ज्यादातर जो समुद्री कारोबार करते थे, और इवन के समुद्रों में जो बहरी कज़ाक हैं, ठीक है, जो डाकू हैं, लुटेरे हैं, उनसे रिलेटेड लोग हैं ये, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से रिलेटेड है और 8वीं से 11वीं सदी तक ये वहां पे रहे हैं, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में आपको अभी बता चुका हूं कि ये वर्ड जो है वो ऑर्थोडॉक्स जो है बेसिकली ग्रीक वर्ड है ऑर्थोडॉक्सोस से, जिसका मतलब करेक्ट ओपिनियन है, ठीक है, कि हम ही सही फिरका है। ओके, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी बिलीव करते हैं इस बात पे। इसके बाद बेजेंटाइन आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टेंटिनोपल है, इसको इस्तांबुल भी कहा जाता है, और ये बेसिकली नाम कहां से आया है, कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट जो एम्पियर था, पहला बादशाह था बेजेंटाइन का, उसके नाम से रिलेटेड है, ठीक है। इसको आजकल इस्तांबुल भी कहा जाता रहा है। अच्छा, इसके बाद जार, सीसार या सीजार या सिंपली जार बोलते हैं इसे। टाइटल, एक टाइटल है जो कि किसको दिया जाता था, स्लैविक मोनार्क्स को, ठीक है, जो स्लैविक बादशाह थे उनको जार्स कहा जाता है। द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन सेजर, सेजर से, विच मीन्स इंटेंडेड मीन एम्पियर, जिसका मतलब बादशाह है, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड जार जो है वो, सेजर जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब बादशाह, वहां से फिर रशियन में इसको टी सार या टी जार कहा जाता है। ओके, तो ये चीजें थी जो बेसिक थी, जिसके बारे में पता होना लाजमी है, क्योंकि आगे जो रशियन रेवोल्यूशन है वो इसके बगैर नहीं समझा जा सकता। अच्छा, कीवन रूस एम्पायर, मैंने कहा था कि मुख्तलिफ सल्तनतें थी, उनमें से कीवन रूस या कीवन एम्पायर थी, ठीक है। और कीवन रूस एम्पायर जो थी वो उसी जो है अपना रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट है, या यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहां से रिलेटेड ये एम्पायर है, ठीक है। और ये एम्पायर रशिया में भी रही है, ठीक है। अच्छा, ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न यूरोप में ये लोग रहे हैं 19 से 13 सेंचुरी तक, बाद में ये रशिया में आ गए। और इनकी बाकियात कौन कौन सी है मैंने बताया था, बेलारूस, बेलारूस में वर्ड रूस है, ये उसी कीवन रूस से है। रशिया में ये उसी रूस से है। यूक्रेन में, यूक्रेन का जो कैपिटल है, यूक्रेन का कीयेव, कीयेव, ठीक है, कीयेव बोलना है इसको, ये कीवियन से है, ठीक है। तो ये कंट्रीज बेसिकली सैल्विक कंट्रीज थे, और इन ममालिक में जो लोग थे उनको कीवान रूस कहा जाता था, ठीक है। और यही सल्तनत फिर रशिया में, यही लोग जब रशिया में मूव हुए तो वहां पे कीवन एम्पायर बनाई इन्होंने, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये लोग कौन कौन से लोग इससे रिलेटेड हैं वो भी आपको पता चल गया। तो ये मैंने कल भी शायद बताया था। तो ये जो कंट्री है स्लोवाकिया, ये प्योर एथनिसिटी किस पे, स्लैविक, स्लैविक एथनिसिटी वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। जो कि आजकल इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे लोग यूक्रेन में हैं, पोलैंड में हैं, बेलारूस में हैं, और बाकी रशिया में हैं। आगे चलें, ये मैंने कल बताया था बेजेंटाइन एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए कि किस सदी में कहां रही थी। तो एक तरफ से इजिप्ट से, दूसरी तरफ ब्लैक सी तक, और इधर इटली तक और स्पेन तक इनकी हुकूमत रही है मुख्तलिफ इलाकों में, ठीक है। आगे चलें, वो 565 की बात है, वहां से शुरू हुए थे ना। अच्छा जी, इसके बाद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वाज इवेंचुअली कंट्रोल्ड बाय द जार। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि जाहिर है उस वक्त मजहब का बहुत रुझान था, तो पहले पहले जो बादशाह थे उन्होंने किन को काबू किया, मजहबी जो मजहबी लोग थे, जो नोबल्स थे, उनको काबू किया, किन्होंने, किंग्स ने, ठीक है। तो जार जो है, मैंने कल भी एक ट्रायंगल बनाई थी, ट्रायंगल में क्या कहा था, ऊपर ऊपर कौन बैठे थे, किंग्स, जो कि जार्स कहलाते थे, उनके पीछे नीचे नोबल्स थे। वो नोबल जो थे वो यही ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी पर मुश्तमिल थे, और उसके अलावा उमरात थे, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स, अशराफिया जो थे, अमीर खानदान, और साथ में जो मुकद्दस लोग थे, ठीक है, जिनको पैगंबराना एक स्टेटस दिया जाता था, वो लोग थे। तो जार्स ने सबसे पहले उनको काबू किया, इनको काबू करो, नीचे वाली अवाम इनकी दीवानी है तो खुद ही काबू हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो कल मैंने फ्यूडलिज्म पढ़ाया था। फ्यूडलिज्म, फ्यूडल लॉर्ड्स वर लूजली organized and what was called the
कीवन एम्पायर। जो कीवन एम्पायर थी वो दरअसल फ्यूडल लॉर्ड्स पर मुश्तमिल थी। ठीक है, कीवन एम्पायर में कौन थे? फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडलिज्म थी, जागीरदाराना निजाम था। जो पेजेंट्स हैं और जो वेसल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किए जाते थे। सबसे ज्यादा पेजेंट पे जो है वो जुल्म किया जाता था। ठीक है, वो बेचारा कमाता था लेकिन उसको उतना हिस्सा नहीं मिलता था। ठीक है, तो जागीरदाराना निजाम था। यही फ्यूडलिज्म ही वजह बनेगी रेवोल्यूशन की। आगे चलें। जागीरदाराना निजाम वो मुआशरती, इक़्तिसादी और सियासी निजाम है, ठीक है, जो कि यूरोप और एशिया से बहुत अरसा पहले राइज था और वहां से निकल गया। लेकिन और उसमें यह खसूसियात थी, बादशाह की तरफ से मुख्तलिफ अफराद को की खिदमात के सिले में जमीनों के वसी रकबे जागीर के तौर पे अता किए जाते थे। किनको? नोबल्स को। ठीक है, खास लोग अपने अशराफिया को देते थे। बादशाह ये जागीरदार अपनी जागीर में रहने वाले मुजारिन को से जमीनों पर काम कराते थे। जमीन का लगान वगैरह खुद जागीरदार वसूल करते थे, जिनमें से बादशाह को हिस्सा जाता था। कितना हिस्सा जाता था? 1/3 जागीरदार का, 1/3 बादशाह का और 1/3 किसान का। ठीक है, और वो जो जागीरदार था वो इन मुजारिन के ऊपर गोया एक एसएचओ था, वो एक वैगाबॉन्ड था, वो एक बदमाश था। वो उनके ऊपर हुक्मरानी करता था, बस उन्हें डरा के रखता था कि कोई मसला नहीं है, मेरे होते तुम जो कुछ करते रहो, बस मुझे पैसे चाहिए। डकैतियां मारो, लूटो, चोरी करो, आपको कुछ नहीं कोई कह सकता, क्योंकि मैंने पुलिस रखी हुई है, मैंने सिपाही रखे हुए, मैंने नाइट्स रखे हुए हैं, मैंने गार्ड्स रखे हुए हैं, वो आपकी हिफाजत करेंगे, आपसे पैसा कमाओ। अब ये जो सिलसिला था ये बहुत पहले यूरोप में था, अब किस में था? रशिया में। ठीक है, यूरोप में ये चीज चेंज हो चुकी थी। और इससे कैसे चेंज हुई, उससे पहले आपको फ्रांस का इंकलाब पढ़ना पड़ेगा। जब हम यूरोप में चलेंगे, यूरोप में पहले 100 साल पहले इंकलाब आया था। ठीक है, 18वीं सदी में। ये कब आ रहा है? 20वीं सदी में, 1917 में। और वो कब आया था? 1700 के आखिर में। ठीक है, ठीक है, तो फ्रांस का इंकलाब यूरोप में जब से आया था वो भी इसी वजह से आया था, जागीरदाराना निजाम और बाकी। और फिर वहां पे जो है कैपिटलिज्म आ गई और वहां पे बहुत माहौल चेंज हो गया और वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आना शुरू हो गई और वहां पे लोग कमाना शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या इस सिस्टम में क्या मसला है? इस सिस्टम में यह है कि ऊपर बादशाह और उसके उमरा ही काबू करते हैं और जमीन किसी के नाम नहीं होती, जमीन हुकूमत की ही होती है और सिर्फ किसान कमाएंगे और उनको एक हिस्सा मिलेगा, जमीन उनके नाम नहीं होगी। ये बड़ा जुल्म था। ठीक है, यही कल्चर वहां वेस्टर्न में भी था, यूरोप में, लेकिन वहां से खत्म हो गया था फ्रांसीसी इंकलाब के बाद और फिर बहुत सारी दूसरी जंगों के बाद वहां पे मॉडर्नाइज हो गए थे। वहां पे जंगों के बाद लोग सीख चुके थे और वहां पे अब तरक्की हो रही थी और लोगों को उनके हकूक मिलना शुरू हो गए थे कई 100 साल पहले। ठीक है, 100 साल पहले। लेकिन दरमियान में थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन यहाँ पे ये लोग चेंज नहीं हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे बादशाहाना निजाम ही चल रहा था। आगे चले। ये मैंने ये ट्रायंगल है, इसमें सबसे नीचे पीजेंट्स हैं यानी कि किसान, और उनके ऊपर वेसल्स हैं यानी कि छोटे जागीरदार। ठीक है, और उसके ऊपर नोबल्स हैं, अशराफिया। ठीक है, और अशराफिया प्लस मजहबी जो लोग हैं, मजहबी पैगंबर्स जिनको बहुत मकाम हासिल होता है, और उसके ऊपर किंग बादशाह बैठा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे द पेजेंट्स प्रोवाइड फूड एंड लेबर फॉर द वेसल्स एंड नोबल्स, किसान जो है वो इनके लिए भी खुराक तैयार करता है और इनके लिए भी खुराक तैयार करता है। ठीक है, और वेसल्स इनके लिए क्या करते हैं? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द नोबल्स, ये इनकी प्रोटेक्शन करते थे, अमीरों की, शरीफों की। ठीक है, बदले में क्या लेते थे? वो उस तरफ है। अच्छा, नोबल्स क्या करते थे? नोबल्स प्रोवाइड नाइट्स एंड सोल्जर्स, ये उनके लिए गार्ड्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, प्रोटेक्शन देते थे उनको। तो ये चेन थी, सबसे पिसते ये थे। अच्छा, अब इनको बदले में क्या? द किंग गिव्स लैंड टू द नोबल्स, किंग से इनको क्या मिला? जमीनें मिली। द नोबल्स गिव लैंड टू द वेसल्स, और ये अपनी जमीनें वेसल्स को दे देते थे और कहते थे कि कमा के हमें दो। और ये नवाब के पुत्र क्या करते थे? द वेसल्स प्रोटेक्ट द पेजेंट्स, ये उनको कहते थे कि आप बोएं और हम भी खाएंगे, ऊपर भी भेजेंगे। ठीक है, और आप जो है वो जमीन वगैरह बोएं, लेकिन हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो ये एक सिलसिला चला आ रहा था।